So once again I am welcoming you to the second lecture। और हम ये लेक्चर में पिछले वाले लेक्चर में तो हमने देख लिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब ये लेक्चर में हम देखेंगे ओनली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो केमिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली ये आएगा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, उसके बाद रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड्स, reaction with bases और displacement reaction। ठीक है, तो यहां पर हमको सिर्फ ये 5 चीजों के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ यही 5 चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर कोई मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो आपको वो देगा मेटल ऑक्साइड। अगर कोई नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो आपको देगा नॉन मेटल ऑक्साइड। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है इसका नेचर होता है बेसिक, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है इसका नेचर होता है एसिडिक। चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं। सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड देगा। मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। पोटेशियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड देगा। ये जो यहां पर हमको जो भी कुछ प्रोडक्ट मिला है ये सब सॉलिड होगा। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है तो वो एसिड है या बेस है ये हम नहीं कह सकते। कोई सब्सटेंस, ये सब सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस अगर होगा तो वो एसिड है या बेस है हम नहीं बोल सकते। तो हम कैसे कहें कि ये सारे बेसेस होते हैं? इसका जो नेचर है बेसिक नेचर होता है, हम ये कैसे कहेंगे? तो इसके लिए भी थोड़ा सा यहां पर हम देख लेते हैं। एक छोटा सा बीकर लेंगे। मान लीजिए मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने ले लिया और उसमें पानी डाल दिया तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक सॉल्यूशन बनाएगा। अगर मैं इसके अंदर एक रेड लिटमस को डीप कर दूं तो उसका कलर जो है ब्लू हो जाएगा। अगर लिटमस का कलर ब्लू होता है
इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वो बेस है। तो यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट कुछ नॉन मेटल का एग्जांपल हम लेते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड, जब कोई नॉन मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या देता है? कार्बन। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। सल्फर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड देगा। नाइट्रोजन नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा। सो ये सारे गैसेस होते हैं। और जैसे कि मैंने अभी कहा था, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में हो या गैस स्टेट में हो, वो एसिड है या बेस है हम नहीं बोल सकते। और मैंने यहाँ पर तो साफ लिखा है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है उसका जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है। तो इसका नेचर हमको कैसे पता चलेगा? ये सब एसिड होते हैं। सेम एक्सपेरिमेंट जैसे हमने यहाँ किया था वैसे यहाँ भी करेंगे। थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे और उसे पानी में डाल देंगे, पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये बनाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस लेंगे, उसे पानी में डिजॉल्व कर देंगे, ये क्या बनाएगा? H2SO3 सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेंगे, इसे भी पानी में डिजॉल्व कर देंगे, ये क्या बनाएगा? नाइट्रिक एसिड। अगर हम इसमें ब्लू लिटमस को डाल दें, ब्लू लिटमस, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। अगर हम इस सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस को डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और लिटमस का कलर रेड होगा तो इसका मतलब वो एसिड है। ठीक है। और एक बात यहां पे आप ध्यान में देंगे, एक बात, जो मेटल ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है, मगर इसका जो नेचर है वो दो तरह का होता है, बेसिक और आम्फोटेरिक। बेसिक का मतलब तो वो परमानेंट बेस होगी, मगर कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जैसे आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जैसे आपका जिंक ऑक्साइड है, जैसे आपका कॉपर ऑक्साइड है। ये जो तीनों हैं इनका नेचर एसिडिक हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। इन तीनों का नेचर, मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक ही होगा, मगर ये जो तीनों एक्सेप्शन केस हैं, इनका नेचर एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, इसीलिए उनको आम्फोटेरिक कहा जाता है। तो एकदम ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए एकदम क्लियरली। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। Property number 2, reaction with water. मेटल रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड और
हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और उसके बाद और कुछ मेटल भी होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और बहुत सारा हीट भी निकलता है उसमें। हीट, ये हीट का ही सिंबल है। अब जैसे कि आपने सोडियम लिया, इसको पानी में डाल दिया, तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ हाइड्रोजन गैस और हीट। इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलेगा, इतना हीट निकलेगा कि जितना सारा हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बना है वो एकदम ब्लास्ट हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। अगर आपने पोटेशियम लिया और इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो आपको मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और उसके साथ ढेर सारा हीट। यहाँ पर भी एक्सप्लोजन होने के चांसेस भी हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जैसे कि जो आयरन होता है, अगर इसको वाटर के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा Fe3O4 आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर आपको उतना हीट देखने को नहीं मिलेगा, और ये मेटल ऑक्साइड देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन विथ एसिड, मेटल अब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सॉल्ट और उसके साथ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब जैसे यहां पर आप एग्जांपल के लिए एक मैंने ले लिया सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, और एसिड यहाँ पे डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे डाल दिया नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन किससे करेंगे? मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव साइन देते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, क्लोरीन के ऊपर माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, नाइट्रेट के ऊपर माइनस साइन। बहुत ही ध्यान से। अब ये जो पॉजिटिव है इधर आएगा और ये पॉजिटिव इधर जाएगा, तो हाइड्रोजन इस तरफ और सोडियम इस तरफ जाएगा, तो हमको मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। वो आर गैस का साइन है। ठीक है, यहाँ पर भी ये पोटेशियम इधर और हाइड्रोजन उधर, तो मुझे मिल जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और जो एक्सेप्शन केस था वो कुछ ऐसा होगा। एक्सेप्शन केस, अगर कोई मेटल सोडियम पोटेशियम जैसे, वो हमने यहां पर लिख दिया, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया। पोटेशियम रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये यहां पर बनाएगा पोटेशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। मगर जब नाइट्रिक एसिड की बारी आएगी तो वहां पर रिएक्शन कुछ अलग होगी। ठीक है, अब जैसे कि सोडियम रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, प्लस यहाँ पर प्लस और ये माइनस साइन, तो यहाँ पर क्या होगा? सोडियम नाइट्रेट मिलेगा
और हाइड्रोजन गैस की जगह आपको वाटर मिल जाएगा और यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी आपको मिलेगा। तो ये है वो एक्सेप्शनल केस। नाइट्रिक एसिड के साथ अगर कोई भी मेटल रिएक्शन करता है, ध्यान से, नाइट्रिक एसिड के साथ अगर कोई भी मेटल रिएक्शन करता है तो आपको सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। लेकिन अगर मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज रिएक्शन करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो ही आपको सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। दिस इज द एक्सेप्शन केस। अगर अदर कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको सॉल्ट देगा, वाटर देगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस देगा। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विथ बेसिस। मेटल लॉस बेस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर कोई भी मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पर आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस भी आपको देगा। अब जैसे मान लीजिए जिंक एक मेटल है और ये रिएक्शन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, तो यहां पर आपको मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इस सॉल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट। जब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या मिलेगा इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मगर एसिड में हमने प्रेडिक्शन कर दिया था, मगर यहाँ पर इसको याद रखना पड़ेगा बिकॉज ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, अगर एल्यूमिनियम एक मेटल है, वो मैंने पिछले वीडियो में वो गलती से उसको नॉन मेटल बोल दिया था, नहीं नॉन मेटल नहीं, मेटल के लिस्ट में डाल दिया था इसको, तो ये मेटल ही है। ठीक है, एल्यूमिनियम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको देगा सॉल्ट NaAlO2, इसे हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, और मिल जाएगा आपको हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नॉन मेटल बेस के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, तो ये खत्म हुआ। नेक्स्ट देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज इसको थोड़ा समझना पड़ेगा।
कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। जनरली arrangement of metals in decreasing order according to रिएक्टिवनेस। हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जिनमें तकरीबन 92 मेटल्स होते हैं। ये सारे मेटल्स को हमने अरेंज किया है। कैसे? जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ऊपर रहेगा, और जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो ऊपर रहेगा। जो उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होगा उसके नीचे, जो उससे भी थोड़ा कम रिएक्टिव होगा उसके नीचे, उससे थोड़ा कम उसके नीचे, उससे थोड़ा कम उसके नीचे। तो सबसे टॉप पे कौन रहेगा? जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो रहेगा ऊपर। तो यहाँ पर हम तो सबके बारे में पढ़ना नहीं है, बस हम यहाँ पर सिर्फ 4 मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर 4 मेटल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो 4 मेटल का नाम मैंने मेंशन किया है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम में, जिंक उससे कम थोड़ा सा, आयरन उससे भी कम, और कॉपर सबसे कम। सो अभी हम जाएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अगर कोई मेटल दूसरे कोई मेटालिक सॉल्ट, अब ये कॉपर सल्फेट तो मेटालिक सॉल्ट ही है, या फिर कोई कंपाउंड भी कह सकते हो। अगर कोई मेटल कोई दूसरे मेटालिक सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है, उसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर कोई मेटल दूसरे किसी मेटालिक सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है, उसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन होता कैसे, ध्यान से देंगे। यहां पर मेटल को अंडरलाइन करो, यहां पर मेटल को अंडरलाइन करो, मेटल के ऊपर क्रॉस साइन डाल दो। बाहर कौन है? जो बाहर है उसके ऊपर ध्यान दो। बाहर कौन है? मैग्नीशियम है। क्या मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? आंसर इज यस है। तो क्या होगा? मैग्नीशियम कॉपर को उठा के उसकी जगह खुद बैठ जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। आयरन, कॉपर सल्फेट, आयरन मेटल है और यहां पर कॉपर भी मेटल है। बाहर कौन है? आयरन है और यहां पर कॉपर है। आयरन और कॉपर के बीच सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन है। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से। कॉपर और मैग्नीशियम सल्फेट। कॉपर मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है। बाहर कौन है? कॉपर। क्या कॉपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है?
मैग्नीशियम ऊपर है, इसका मतलब मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या कॉपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि बाहर जो है हमें उस पर ध्यान देना है, कॉपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब कॉपर मैग्नीशियम को उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसे ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां तक हमने चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया, और उसके बाद एंड में वो मेटल और नॉन मेटल के कुछ यूजेस के बारे में दिया है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है, जो ऑक्सीजन होता है नॉन मेटल, वो हम ब्रीदिंग में यूज करते हैं। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है जो प्लांट्स यूज करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। उसके बाद नाइट्रोजन को यूज किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने में, ठीक है। और क्लोरीन एक नॉन मेटल है जिसको वाटर प्यूरिफिकेशन में भी यूज किया जाता है। गोल्ड एक मेटल है, ज्वेलरी बनाने में यूज होता है। सिल्वर एक मेटल है, ज्वेलरी बनाने में भी यूज होता है। आयरन एक मेटल है जिससे हम पोल, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स, ये सब हम उसे बनाते हैं। और आयोडीन एक नॉन मेटल है जिससे एंटीसेप्टिक क्रीम बनता है। अगर कभी कुछ घाव हो गया या फिर कोई जगह कट गया तो वहां पर यूज किया जाता है। फास्फोरस ये एक नॉन मेटल होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे, जो पटाखे होते हैं क्रैकर्स, वहां पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो ये रहा पूरा लेक्चर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कुछ गलती हो जाती है तो पहली बार कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझ सकते हो। सो टिल देन बाय।